पीपल, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 7th, 8th, 9th और 10th ऑफ फरवरी को क्या क्या हुआ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यूएस ट्रंप ने आते ही ऑर्डर्स दिए थे कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिस भी कंट्री से हैं, वैसे ज्यादातर इंडियंस और मैक्सिकन्स हैं, उनको अर्जेंट बेसिस पे डिपोर्ट किया जाएगा। और पहला प्लेन आ भी चुका है यूएस मिलिट्री का, इंडियंस जिसमें आए हैं। और यहाँ पे सेंटर हैज बेसिकली बिन डाउन प्लेइंग द हैंडलिंग ऑफ डिपोर्टीज। पार्लियामेंट में हालांकि बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुई थी, क्योंकि जो इंडियंस को, इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया है उनको चेने बांधकर हैंडकफ करके लाया गया था। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये भी कहना है कि उन्होंने जवाब में ये कहा कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिनको वापस लाया जाता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। तो ये करा है बेसिकली, ही ट्राई टू प्रोटेक्ट और ही ट्राई टू काम द प्रोटेस्टर्स डाउन। उन्होंने स्ट्रेस इस चीज पे भी दिया कि सारे कंट्रीज का ऑब्लिगेशन है कि अपने नेशनल्स, जो भी आपके सिटीजन्स हैं जो किसी और कंट्री में इलीगली रह रहे हैं अब्रॉड, उनको वापस ले। ठीक है, तो शुरू से बात करते हैं। बहुत बड़े लेवल पे ऑपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओवर द वे अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस, यानी बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स, नेशनल्स को वापस किया गया है बाय यूएस, उनको हैंडकफ करके और चेन वेन बांधकर वाइल डिपोर्टिंग देम। इसके रिप्लाई में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यही बोला है कि भाई ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हम भी कल को किसी को रिटर्न करने जाएंगे तो हम भी इसी तरीके से रिटर्न करेंगे। मिस्टर जयशंकर ने यह भी बोला है कि जो सेंटर है हमारी, वो यूएस गवर्नमेंट के साथ जल्द ही एंगेज करेगी, बातचीत करेगी और इंश्योर करेगी कि ये जो डिपोर्टीज हैं आगे भी आने वाले हैं, इनको मिसट्रीट ना किया जाए। साथ ही साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यह भी बोला है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, बेसिकली दोनों ही हाउसेस और इसके विटनेस थे, सबके सामने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो भी 104 अभी तक जिनको रिटर्न किया गया है, 104 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स जो अभी इंडिया में लैंड किए हैं ऑन अमृतसर, उनका बाकायदा रहन सहन वगैरह का देखरेख की जाएगी। दे विल बी ट्रीटेड वेल वंस दे आर बैक टू इंडिया। स्पीकिंग इन राज्यसभा फर्स्ट, पहले उन्होंने राज्यसभा को एड्रेस किया, तो मिस्टर जयशंकर ने बोला है कि टोटल कुछ अभी तक जितनी लिस्ट यूएस ने हैंडओवर की है उसमें 15,756 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स अभी तक डिपोर्ट किए गए हैं 2009 से लेके अभी तक इंडिया में। ठीक है, लोकसभा वहीं पे साथ ही साथ बहुत ही बड़े लेवल पे डिसरप्शंस हुए लोकसभा में भी, एंड इवेंचुअली नोबडी वाज अग्रीइंग विद एनीवन, तो उसको एडजर्न करना पड़ा आफ्टर मिस्टर जयशंकर ने अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इस बात पे भी काफी बड़े लेवल पे स्ट्रेस दिया एंड ये भी बताया कि ये ऑब्लिगेशन था सारी की सारी कंट्रीज का, खुद की ड्यूटी है कि अगर आपके कोई सिटीजन, आपके कोई नेशनल इलीगली अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से अब्रॉड यानी किसी भी और कंट्री में रह रहे हैं और वो पाए गए हैं, तो उनको खुद आप वापस मंगा ले, वापस बुला ले। ये हर कंट्री का अपना अपना ड्यूटी है। उनका ये कहना था, टू कोट हिम, सर, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one। ऐसा नहीं है कि यूएस पहली बार कर रहा है या कोई नई प्रोसेस है, पहले सालों से चलती हुई आ रही है। I repeat, not a new one and has been ongoing for several years। मिस्टर जयशंकर ने ऐसा बोला। ईयर वाइज ब्रेक करते करते 2009 से कितने डिपोर्टीज इंडिया में आ चुके हैं यूएस से, उसका नंबर या आंकड़ा भी दिया। द हाईएस्ट डिपोर्टेशन 2019 में हुआ था, ऑफ कोर्स कोविड के कारण, जिसमें 2042 इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया था। मिस्टर जयशंकर ने यह भी बोला है कि दिस इज इन कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द हाउस, पूरे के पूरे पार्लियामेंट के कलेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब इसमें कोई ऑपोजिशन रूलिंग नहीं है, सबके ही हित की बात है ये कि जो भी इलीगल मूवमेंट है उसको डिस्करेज करें। इलीगली आप बिना वीजा के किसी कंट्री में जा रहे हो या एक बार आपका वीजा एक्सपायर हो गया तभी भी आप वहां रुक जा रहे हो, ठहर जा रहे हो, तो इस तरीके के बिहेवियर को इन द फर्स्ट प्लेस ही डिस्करेज करना चाहिए ताकि डिपोर्टीज हो ही ना करने के लिए। ठीक है, फोकस ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल माइग्रेशन इंडस्ट्री। तो इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में ट्रीट करते हुए, चाहते तो यूएस के ऊपर नाराज भी हो सकते थे, ये क्या तरीका होता है, लेकिन इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हुए उन्होंने एड्रेस किया है कि गवर्नमेंट का अब जो फोकस होगा वो इस चीज पे होगा कि इलीगल माइग्रेशन हो ही ना। कितनी खराब बात है कि आपके कंट्री के लोग किसी और कंट्री में इलीगली जाके रह रहे हैं। सो दे हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट लाइक पेरेंट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन किड्स। एक्सप्रेसिंग आउटरेज ओवर द हैंडकफिंग, ऑपोजिशन मेंबर्स ने पार्लियामेंट के बाहर बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट की थी। प्राइम मिनिस्टर
लिसन टू दिस मैन्स पेन, इंडियंस डिजर्व डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी नॉट हैंडकफ्स। तो उनका बेसिक पॉइंट यही था कि ठीक है आपने डिपोर्ट किया, हम उस पर मना ही नहीं कर रहे, हम उस पर नहीं बोल रहे हैं कि गलत किया। व्हाट वी आर सेइंग इज कि आप बाइज्जत भी डिपोर्ट कर सकते थे। इस तरीके से विदाउट डिग्निटी हैंडकफ करके या चेन करके डिपोर्ट करना डज नॉट मेक सेंस। ओके, दिस अकॉर्डिंग टू देम वॉज ह्यूमिलिएशन ऑफ इंडिया, एंड जो पूरी इंडिया अलायंस है उन्होंने बोला कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे इस तरीके का ह्यूमिलिएशन ऑफ आवर ओन सिटीजन्स। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हसीना, शेख हसीना ने फाइनली एक स्टेटमेंट दिया है। जिनको नहीं पता है, बांग्लादेश की एक्स रह चुकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वहां पे बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट इमर्ज हुए थे, तो एक तरीके से रातों रात वो वहां से भागी थी। शी टुक अ हेलीकॉप्टर, शी एंड हर सिस्टर, एंड इन दैट हेलीकॉप्टर दे केम टू इंडिया, एंड अभी राइट नाउ शी हैज टेकन असाइलम इन इंडिया। उनका कहना था कि मोहम्मद यूनुस जो वहां पे अभी इंटरिम लीडर है बांग्लादेश के, ही प्लान टू किल मी आफ्टर मॉब रेजेस फादर मुजीब हाउस। तो शेख हसीना के फादर स्टिल देयर, उनके घर के इर्द गिर्द बहुत बड़े लेवल पे भीड़ ने जाके धरना दे दिया है, तो उसमें उन्होंने रिप्लाई में कहा था ये। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, राजस्थान में हमने पिछले एक साल में काफी सारे नए डिस्ट्रिक्ट्स बनते हुए देखे थे। तो राजस्थान असेंबली में एक नया बिल आया है जिसमें न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को डिसॉल्व करने की बात, मतलब हटाने की बात की गई है, और दिस हैज रॉक्ड राजस्थान असेंबली फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे। सो एक डिसोल्यूशन ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द 17 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो पिछले साल बनाए गए हैं, और उसी के साथ साथ 3 डिविजन्स, और ये डिसोल्यूशन का प्रपोजल लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। इससे पूरी राजस्थान असेंबली हैज बिन शॉक्ड, क्योंकि इट डज नॉट मेक सेंस टू देम। ऑपोजिशन एमएलएज हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये नीड ऑफ द आवर थी जो हमने डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह बनाए थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के कारण दीज डिस्ट्रिक्ट्स वर मेड, एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड सडनली व्हाई a need to dissolve the districts which were created for a useful purpose in the first place. जो स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने 2 कांग्रेस मेंबर्स को, यानी सुरेश मोदी एंड रामकेश मीना, उनको अलाउ किया टू स्पीक ऑन द इशू, एंड फाइनली आगे आने वाले सेशंस में दे आर गोइंग टू प्रिपेयर एंड स्पीक ऑन दिस इशू। तो फाइनली डिसॉल्व होगा कि नहीं, दैट विल बी डिसाइडेड इन द अपकमिंग डेज। Coming on to the next important news. अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बैंगलोर में बहुत ही बड़े लेवल का एरो इंडिया एयर शो होने वाला है। तो वो धीरे धीरे करके बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं, और रादर कर चुकी हैं, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, और हर कंट्री अपना एयर पावर डिमॉन्स्ट्रेट करेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहाँ जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज इंडियन एयरफोर्स का सूर्य किरण एरोबैटिक टीम। दे आर शोइंग देयर कैपेबिलिटीज एंड देयर एफिशिएंसीज। यहाँ पे वो बेसिकली मैन्यूवर्स करके दिखा रहे होते हैं, एंड द airplane they have used is Hawk Mk132 jets during the final dress rehearsal for the Aero India 2025 air show। तो आपसे पूछा जा सकता है ये एरो इंडिया एयर शो कहाँ हो रहा है? लास्ट टाइम भी ये बैंगलोर में ही हुआ था, और इस बार भी ये बैंगलोर में ही हो रहा है। अच्छा, हाल ही में एक नई रिपोर्ट रिलीज हुई है, उसमें ये पाया गया है कि इंडिया में 39 लाख नए चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत है 2030 तक, जो धीरे धीरे करके ईवीज इंडिया में, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर बढ़ती जा रही हैं, उनकी चार्जिंग डिमांड्स को पूरा करने के लिए। तो इंडिया की जो ईवी चार्जिंग मार्केट है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, विथ मोर देन $450 मिलियन, यानी कि करीब करीब 30,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द स्टार्टअप्स ऑपरेटिंग चार्जिंग नेटवर्क्स एंड बैटरी स्वैपिंग मॉडल्स। येट इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी सिर्फ 1 पब्लिक चार्जर पर 135 ईवीज अवेलेबल है, यानी 135 ईवीज अगर एक शहर में है, एवरेज निकाला है बेसिकली, तो उसके लिए सिर्फ एक चार्जर, इतने कम चार्जिंग पॉइंट्स हैं, फार बिलो द ग्लोबल एवरेज। तो बेसिकली ग्लोबल एवरेज है
पर 60 ईवीज एक चार्जर, हमारा उसमें डबल से भी ज्यादा है, तो हमारा ग्लोबल एवरेज से बहुत ही नीचे इस समय हम चल रहे हैं। सो वी हैव एन अर्जेंट नीड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द ईवी चार्जिंग पॉइंट्स, और इसी के चलते बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, बैटरी स्वैपिंग सेंटर्स खोल रहे हैं चाहे वो, या ईवी चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं, उनमें सरकार इन्वेस्ट भी कर रही है, उनको बढ़ावा भी दे रही है टू मीट दिस इमर्जिंग नीड। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हाल ही में मीटिंग हुई थी पिछले महीने डावोस में, हर बार होती है समिट उसकी। WEF के जो चीफ हैं और CEO हैं, उन्होंने ही हैज रिटन अ लेटर टू मिस्टर रेवंत रेड्डी हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तो द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, his presentation on the roadmap to make Telangana net zero by 2047। तो हमने बेसिकली बोला है कि इंडिया एज अ कंट्री वी आर गोइंग टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2070, 2070 तक हम अचीव करेंगे। लेकिन हम एक एक सेक्टर को टारगेट करके वहां नेट जीरो अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं, और एक एक स्टेट भी अपने आप को टारगेट सेट करके नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, नेट जीरो कार्बन एमिशन होता क्या है? बेसिकली आज की डेट में ये जो गाड़ियां, फैक्ट्रीज वगैरह ये सब चलती हैं, इन सबसे कार्बन एमिट होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर ये एमिशन बहुत कम कर लिया जाए और जितना थोड़ा बहुत हो रहा है उसको भी वापस अब्सॉर्ब कर लिया जाए। अब कार्बन एमिशंस, हमारे एनवायरनमेंट से कार्बन अब्सॉर्ब कौन करता है? पेड़ पौधे, ट्रीज। तो ट्रीज को इतने अमाउंट में बढ़ाना है कि वो जितना कार्बन है हवा में वो अब्सॉर्ब कर पाए, एक्सेस जितना कार्बन है, और हमको कार्बन एमिशन रिलीज इतना कम करना है कि वो अब्सॉर्बेबल बन जाए। इसको हम बोलेंगे नेट जीरो कार्बन एमिशंस। तो तेलंगाना स्टेट ने डिसाइड किया है बाय 2047, जो बेसिकली लास्ट ईयर ऑफ अमृत काल रहेगा। 2047 में वी विल हैव आवर 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने ये भी डिसाइड किया है कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तेलंगाना ने नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए डेट या ईयर जो डिसाइड किया है दैट इज 2047। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर गए थे और उन्होंने एक रोड मैप प्रेजेंट किया है, जिसमें उन्होंने तरीके या मेजर्स बताए हैं जिसके थ्रू दे आर गोइंग टू अचीव दिस। इसी को अप्रिशिएट करते हुए बेसिकली इन चीजों में इस चीज को अचीव करने के लिए इंडिया का पहला नेट जीरो कार्बन सिटी बनाई जा रही है हैदराबाद के पास, और ये कंप्लीटली सस्टेनेबल सिटी रहेगी। इसका रोड मैप प्रेजेंट किया था उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल कॉन्फ्रेंस में, जो कि डावोस में होती है, डावोस विच इज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, दिस रेजोनेटेड विद द पार्टिसिपेंट्स। तो अगर कोई भी इस तरीके का प्रेजेंटेशन देता है जो दूसरों को भी इंस्पायर करता है टू डू समथिंग सिमिलर, सो दे आर हाईली अप्रिशिएटेड। WEF के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर बॉर्ज ब्रेंड, एंड जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर मीरेक डूसेक, उन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को, एंड उनका ये कहना था कि जो पूरे दुनिया के बिजनेस लीडर्स हैं उनको इनके इस मॉडल में, जो ये सस्टेनेबल सिटी का मॉडल है, इसमें काफी बड़े लेवल पे वैल्यू दिखाई दी, एंड दे सॉ ग्रेट वैल्यू एंड दे इवन ट्राइड एंड दे वांटेड टू लर्न फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग। साथ ही साथ दे वांटेड टू इनिशिएट अ डायलॉग विद इंडिया कि हम इस तरीके से जो आपके आइडियाज है इसमें नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं। वी कैन टेल यू अबाउट द, या वी कैन टीच यू अबाउट द टेक्नोलॉजी वी हैव, एंड वाइस वर्सा, जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आप हमको सिखा सकते हो, ताकि ग्लोबली एक अकेली कंट्री अगर ग्लोबल वार्मिंग को टारगेट करेगी, कम करने का ट्राई करेगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब पूरी दुनिया साथ में मिलकर ट्राई करेगी तब जाके कुछ फाइनली अचीव हो पाएगा। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीधा आ जाइए अब बिजनेस न्यूज के ऊपर। अच्छा, अकासा एयर जो काफी टाइम से सफर कर रही थी, इट हैज गॉट फाइनली गॉट फंडिंग फ्रॉम अजीम प्रेमजी। तो टेक टाइकून अजीम प्रेमजी, उनका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आर्म जो है, एंड मणिपाल ग्रुप के चीफ रंजन पाई, उनकी फैमिली ऑफिस से फाइनली एक अनडिस्क्लोज सम, मतलब अभी पता नहीं है किसी को, सो इट्स अनडिस्क्लोज्ड कितना फंडिंग प्रोवाइड किया है, सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया जा रहा है इन अकासा एयर, इंडियाज यंगेस्ट एयरलाइन, बहुत ही रिसेंटली फॉर्म हुई थी।
इन अ स्टेटमेंट एयरलाइन का ऐसा कहना था कि जो प्रमोटर है अकासा एयरलाइन के झुनझुनवाला फैमिली, उन्होंने भी कमिट किया है कि अकासा के लिए और भी फंड्स को लेकर आएंगे। फिलहाल इतने जुगाड़े गए हैं एंड द सम इज येट टू बी डिस्क्लोज्ड। अच्छा, फाइनली इजराइल गाजा के सीज फायर के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो ये उसका स्टेप फॉरवर्ड है। इजराइल ने आर्मी को बोला है कि गाजन्स, जो गाजा स्ट्रिप में लोग रहते हैं, पैलेस्टीनियंस बेसिकली, उनके डिपार्चर के लिए, ताकि वो अपने घरों में वापस जा पाए जहां वो रहते थे, उनके डिपार्चर के लिए प्रेपरेशन शुड बिगिन। सो इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आर्मी को ऑर्डर किया है टू प्रिपेयर अ प्लान टू अलाउ वॉलेंटरी डिपार्चर, मतलब जबरदस्ती धक्का देके नहीं भेजना है, वॉलेंटरी जो जाना चाहते हैं, वॉलेंटरी डिपार्चर ऑफ रेसिडेंट्स फ्रॉम गाजा। आफ्टर यूएस के जो प्रेसिडेंट नए बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया था कि ही इज गोइंग टू टेक ओवर गाजा स्ट्रिप एंड उसको रिफर्बिश एंड रिफॉर्म करेंगे अपने आइडियाज के हिसाब से। तो पूरी दुनिया से उन्होंने सुना पहले, और फिर इसके फॉलो अप स्टेप को लेते हुए इजराइल ने बोला है कि भैया तुम वापस जाओ, इससे पहले ट्रंप तुम्हारी जगह हत्या ले, जाओ अपना घर वर बनाओ, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर जो है इजराइल के मिस्टर काट्स, उन्होंने मिस्टर ट्रंप के अनाउंसमेंट की तारीफ करते हुए बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स वुड एम टू टेक कंट्रोल ऑफ गाजा, resettle more than 2 million Palestinians living there and transform the territory into the Riviera of Middle East. So Israel and US, for those who do not know, are partners and they have really very good geopolitical relations. इतना ज्यादा कि ईरान यूएस को बिग सेटन बोलती है और इसराइल को लिटिल सेटन, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों ही शैतान, ईरान बोलती है दोनों को। सो वट एवर इज गोइंग ऑन इन गाजा, वट एवर वॉर दैट हैपेंड वॉज हैड कंप्लीट सपोर्ट ऑफ यूएस। तो यूएस ने काफी ज्यादा बड़े लेवल पे वेपन्स वगैरह भी सप्लाई किए थे। अच्छा, ट्रंप काफी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर रहे हैं, उनमें से एक और जो उन्होंने पास किया है वो है ट्रांस एथलीट्स जो हैं उनको विमेन्स के स्पोर्ट से बैन करते हुए एक ऑर्डर उन्होंने पास किया है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन वेडनेसडे सीकिंग अ बैन to ban transgender athletes from participating in women's sport in his latest move targeting transgender people since returning to office. Now I am honestly not surprised because this was a part of his manifesto as well as this is the ideology he holds. तो लोग अगर उनको वोट करके लाए हैं तो this is what the people of USA must have wanted. From now on women's sport will only be for 2 women. So transphobic would be a small word to call him. He does not consider trans women as women. उनका कहना है कि women sport अब से सिर्फ 2 women ही participate करेंगी. For that purpose, trans women are not women for him. क्रोमोसोम से ये डिसाइड करते हैं. With this executive order, the war on women's sports जो काफी टाइम से चल रहा था, डिबेट चल रही थी, is finally over. तो अगर ये उनके हाउस में भी पास हो जाता है, कांग्रेस भी पास कर देती है, so this might become permanent in US. Coming on to 8th of February, आरबीआई ने रेट्स को स्लैश कर दिया था 0.25% ग्रोथ रिवाइव करने के लिए। सो इंडिया के जो इंटरेस्ट रेट है फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले कुछ 57-58 मंथ्स में, मतलब मोर देन प्रोबेबली 4-5 years अराउंड, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो ये सारी की सारी चीजें डिसाइड करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी किसके अंडर आती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर। उन्होंने यूनैनिमसली कट डाउन किए हैं रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, यानी इसको हम बोलते हैं 0.25%। टू कम करके कितना किया है? 6.25%, जो धीरे धीरे करके हमारा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जीडीपी ऑल टाइम लो गया था पिछले 3 सालों को, विच इज 6.4। तो उसको रिकवर करने के लिए ये और ग्रोथ जो हमारी धीरे धीरे करके स्लो हो रही है, डिमिनिश कर रही है, उसको वापस से ट्रैक पर लाने के लिए दिस स्टेप हैज बीन टेकन। आरबीआई का जो ये पॉलिसी शिफ्ट है, इट माइट ट्रांसलेट इनटू चीपर लोन्स फॉर होम्स, क्योंकि रेपो रेट ऑब्वियसली कम किया है तो मतलब लोन्स विल बी चीपर, कार्स एंड अदर पर्पसेस एज वेल। ये यूनियन बजट हमारा 1st of Feb को रिलीज हुआ था, उसके एक हफ्ते के अंदर ये स्टेप लिया गया है, और इट इज फाइनली अल्टीमेटली done to seek growth by stimulating urban demand with income tax. तो बेसिकली यहाँ लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के ट्राई किया जा रहा है। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा,
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तभी जाके हमारा जीडीपी ग्रो करेगा. सो एवरीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अच्छा, ट्रंप ने अगेन सैंक्शंस इंपोज किए हैं आईसीसी के ऊपर, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर, इलेजिटिमेट प्रोब्स, मतलब ऐसी जगह ताका झाकी करने के लिए वेयर दे डिड नॉट बिलोंग अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप. सो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोज किए हैं सैंक्शंस यानी पनिशमेंट्स. अब इंटरनेशनल लेवल पे या कंट्रीज के बीच में यू कैन नॉट पनिश द अदर कंट्री. आप उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या लीडर को उठा के जेल में तो नहीं डाल सकते. आप उनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हो. आप ये बोल सकते हो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपसे डील नहीं करेंगे, इस तरीके के सैंक्शंस लगा सकते हैं. ठीक है. तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर ये लगाया है. और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ऐसे मामले, ऐसे मुद्दे जो टारगेट करते हैं अमेरिका को या यूएस को, उसमें फालतू की ताका झांकी करके यूएस की इमेज को टार्निश करने का ट्राई किया था आईसीसी ने. बट आईसीसी ने फ्राइडे को ये बोला कि भाई हमको तो जस्टिस एंड होप अराउंड द वर्ल्ड फैलाना हमारी एक काम है. उसके लिए अगर हमको यूएस के मैटर में भी घुसना पड़े, वी हैव एब्सोल्युटली नो इशू, वी कंटिन्यू डूइंग इट. मिस्टर ट्रंप अगेन एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया ये बोलते हुए कि जो आईसीसी है, बाय द वे आईसीसी इज इन द हेग, नीदरलैंड्स. ठीक है. उन्होंने अपने पावर का मिसयूज या अब्यूज किया है बाय इशूइंग एन अरेस्ट वारंट फॉर विजिटिंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू. तो यूएस के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया था क्योंकि उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ही वेंट देयर टू मीट हिम. सो अकॉर्डिंग टू आईसीसी दिस वाज एन ऑफेंस, क्योंकि कायदे से इफ यू आर अ मेंबर ऑफ आईसीसी तो आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई कंट्री वॉर क्राइम्स कमिट कर रही है तो उनके लीडर को पकड़ के हैंड ओवर करना है या एटलीस्ट टू कट ऑल टाइज विद हिम, विच इज नॉट व्हाट द यूएस डिड. सो ट्रंप हैज ऑर्डर्ड कि सारे के सारे जो असेट्स हैं वो फ्रीज कर दिए जाएं. ट्रैवल जो है वो सारे के सारे आईसीसी ऑफिशियल्स जो भी यूएस वगैरह में आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो बैन लगा दिया उसके ऊपर. एम्प्लॉइज और जो फैमिली मेंबर्स आते जाते हैं यूएस में, आईसीसी के जो एम्प्लॉइज और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ट्रैवल के ऊपर बैन लगा दिया है. अलॉन्ग विथ कोई भी ऐसा इंसान जिसने कोर्ट की कहीं ना कहीं हेल्प की है, इवन दे कैन नॉट, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प की है, इवन दे कैन नॉट कम एंड गो फ्रॉम यूएस, दे आर ऑल्सो बैंड. Coming on to the next important news. Just give me a second. हाँ, तो अच्छा, बजट आ चुका था, उस पर ऑपोजिशन की टिप्पणी भी आई है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो बोल रहे हैं उनके हिसाब से बजट इज प्रो रिच. सो सीधे हम आ जाते हैं हमारे पीएम की फ्रांस विजिट के ऊपर. सो रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज विजिटेड फ्रांस और वहां फ्रेंच प्रेसिडेंट मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन से मिले वो. ये बाइलेटरल मीटिंग थी, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में आपस में होने वाली मीटिंग थी. सो इंडिया और फ्रांस के वैसे रिलेशंस काफी अच्छे रहे, खास तौर पे अगर हम डिफेंस डील की बात करें. फ्रांस इज वन ऑफ द टॉप 3 एक्सपोर्टर्स और वेपन्स एंड आर्म्स टू इंडिया में आता है फ्रांस. सो इंडिया एंड फ्रांस आर ऑल सेट टू मेक मेजर अनाउंसमेंट इन द एरियाज ऑफ, सबसे पहले ऑफ कोर्स डिफेंस, इसके अलावा एसएमआर जिसको हम बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एंड तीसरा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल. ऑल्सो
यहाँ पे एक और चीज के बारे में बातचीत हुई है विच इज फ्रांस इंडिया रोड मैप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें इंडिया और फ्रांस साथ में मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर केटी यानी कि नॉलेज एक्सचेंज करने वाले हैं। डील हुई है 26 राफेल एम फाइटर जेट्स के लिए जो इंडियन नेवी में डिप्लॉय होंगे, तो फ्रांस हमको देने वाला है ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये धीरे धीरे करके राफेल जेट्स इंडिया में डिलीवर किए जाएंगे। मिस्टर मोदी इज गोइंग टू अराइव इन फ्रांस February 10th की शाम को, और वहां पे एक AI एक्शन समिट हो रही है, उसको वो चेयर करने वाले थे along with फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, एंड ऑल्सो बायलेटरल टॉक्स भी वहीं पे होने वाली थी। इनके साथ साथ हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्टर विक्रम मिस्री वो भी प्रेजेंट थे, एंड उनका ये कहना था कि AI धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में इज बाउंड टू हैव एंड इज ऑलरेडी हैविंग प्रोफाउंड इम्पैक्ट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, नॉट जस्ट इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिक्स में। इस बार अगर आपने इलेक्शन कैंपेन देखी होगी उसमें काफी बड़े लेवल पे AI का यूज हुआ है, सोसाइटी एंड इवन गवर्नेंस। तो इस तरीके की समिट्स में डिस्कशंस होना और टाइमली डिस्कशन होना, टाइम रहते डिस्कशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका ये भी कहना था कि हम इंटरेस्टेड रहेंगे, मतलब वी एज एन कंट्री द इंडिया वी विल बी इंटरेस्टेड इन AI एप्लीकेशंस दैट आर डिजाइंड, डेवलप्ड, डिप्लॉयड एंड यूज्ड इन सेफ, ह्यूमेन एंड रिस्पॉन्सिबल यानी ट्रस्टवर्दी मैनर। तो ये बायलेटरल टॉक्स हुई हैं, कुछ क्लियर एग्जैक्ट कंक्लूजन्स नहीं निकाले हैं बट बहुत ही जल्द आएगा। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंक्लूजन्स या मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वर डिस्कस्ड वर रिलेटेड टू डिफेंस। अच्छा, हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था यूके और इंडिया के बीच की एक ट्रेड डील के बारे में, तो उसी के ऊपर एक नया अपडेशन आया है जिसमें यूके अंडर द लेबर गवर्नमेंट जो अभी कुछ टाइम पहले ही बन के आई है, उन्होंने रीइटरेट किया है, वापस एस्टैब्लिश किया है कि दे आर स्टिल कमिटेड टू नेगोशिएटिंग अ ट्रेड डील विद इंडिया। अच्छा, डाउनिंग स्ट्रीट, जैसे हम दिल्ली बोलते हैं अपने बेसिकली सरकार को, वहां डाउनिंग स्ट्रीट बोली जाती है बिकॉज दैट्स वेयर देयर प्राइम मिनिस्टर लिव्स, ठीक है। ओ सो हिज ऑफिस बेसिकली, उनका ऑफिशियली ऐसा स्टेटमेंट रिलीज होता है तो वो बोला जाता है कि दिस स्टेटमेंट हैज कम फ्रॉम डाउनिंग स्ट्रीट as it confirmed that US Business and Trade Secretary Mr. Jonathan Reynolds is going to visit India at the end of the month. इन negotiations को जो काफी टाइम से stagnant हो गए थे, इनको relaunch करने के लिए मार्च 2024 में लास्ट दोनों कंट्रीज की आपस में नेगोशिएशन या बात हुई थी। अच्छा, इन एडिशन टू दिस हम एक दूसरे के कंट्रीज में एक दूसरे के गुड्स के लिए मार्केट एक्सेस भी बढ़ाने वाले हैं, एंड इंडिया इज लुकिंग फॉर ग्रेटर ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स स्टूडेंट्स एज वेल एज अदर सिटीजन्स टू डिलीवर सर्विसेज, जैसे कि खासतौर पे हेल्थ केयर सेक्टर वाले, हमारे IT सेक्टर वाले काफी ज्यादा यूके जाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे रेगुलेशंस में यूके इज गोइंग टू ईज ऑन दोज रेगुलेशंस। यूके इज लुकिंग फॉर टैरिफ कट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया का मार्केट बहुत ही बड़ा है, तो यूके से जो भी इंपोर्ट्स आते हैं उस पर हम टैरिफ्स लगाते हैं, तो यूके इज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया इन टैरिफ्स को कट डाउन करेगा। उसके साथ साथ यूके से, अच्छा बाय द वे, जो गुड्स हम काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उनमें टॉप पे आता है विस्की, चॉकलेट्स, कन्फेक्शनरी गुड्स, ईवीज भी हम काफी बड़े लेवल पे यूके से इंपोर्ट करते हैं, तो इन सारी चीजों पे देयर इज वेरी हाई चांस कि टैरिफ कट्स आएंगे। यूके इज ऑल्सो लुकिंग फॉर मार्केट एक्सेस फॉर इट्स सर्विसेज सेक्टर, जैसे कि लीगल काफी बड़ा सेक्टर है जो इंडिया में फ्लरिश करता है, टेलीकम्युनिकेशन एज वेल एज फाइनेंशियल सर्विसेज। सो इन सारी की सारी चीजों के ऊपर बातचीत होने वाली है व्हेन जो यूके के बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी हैं व्हेन ही विजिट्स इंडिया। सीधा आ जाते हैं अब बिजनेस के ऊपर। अच्छा, यहाँ जो RBI के गवर्नर है, बाय द वे द न्यू RBI गवर्नर इज मिस्टर संजय मल्होत्रा, तो जिनको पता ना हो बहुत टाइम पहले ही वैसे ये चेंज हो चुके हैं। सो इज द 26th गवर्नर ऑफ RBI। 25th गवर्नर थे मिस्टर शक्तिकांता दास। RBI के गवर्नर का कहना है कि जो गवर्नमेंट रादर जो बजट का फोकस है स्पेशली ऑन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस यानी कि दाल, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर इन्फ्लेशन।
अच्छा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके सैंक्शंस रिलीज किए अगेंस्ट आईसीसी। आईसीसी ने उन सैंक्शंस को कंडेम किया है, बेसिकली क्रिटिसाइज किया है कि ये क्या हरकत है। और अगेन उन्होंने यही बोला है कि हमारा काम है न्याय दिलाना, जस्टिस करना और दुनिया में होप क्रिएट करना। अगर उस काम से यूएस को प्रॉब्लम हो रही है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, कमिंग ऑन टू व्हाट हैपेंड ऑन 9th, हम ऑलरेडी हालांकि न्यूज में देख चुके हैं, बीजेपी हैज टेकन अ स्वीपिंग विन इन द कैपिटल। सो 48 सीट्स के साथ बीजेपी इज सेट टू रिटर्न टू पावर इन दिल्ली आफ्टर ऑलमोस्ट, आई थिंक इट वाज मोर देन 2 decades, 20 साल से ज्यादा। So the Bharatiya Janata Party, winning 48 seats in the assembly election, has returned to power after a gap of 26 years. आम आदमी पार्टी विच वॉज प्रीडोमिनेंट इन दिल्ली, उनको सिर्फ 22 सीट्स मिली है। तो जो दिल्ली असेंबली के इलेक्शंस थे वो 5 फरवरी को हुए थे, पोलिंग हुई थी, फाइनली काउंटिंग हुई और उसका रिजल्ट निकल के आया था। जो रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन ये सैटरडे को डिक्लेयर किए गए थे। दे डिलीवर्ड अ ह्यूज शॉक या जोल टू द आम आदमी पार्टी, जिसके सुप्रीमो या लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी एंड फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनीष सिसोदिया। दे लॉस्ट, बोथ ऑफ देम लॉस्ट देयर सीट्स। अतिशी जो हु हैड टेकन ओवर जब अरविंद केजरीवाल नहीं थे, शी हैड टेकन ओवर एज द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम मिस्टर केजरीवाल। शी मैनेज टू रिटेन हर सीट। और किस कॉन्स्टिट्युएंसी से अगर हम पूछा किस कॉन्स्टिट्युएंसी से थी वो, तो शी वॉज फ्रॉम कालका जी। कांग्रेस फेल टू विन अ सिंगल सीट फॉर अ थर्ड टाइम इन अ रो, तो ये उनकी हैट्रिक बना रहे हैं वो, विद द मेजॉरिटी ऑफ इट कैंडिडेट्स लूजिंग देयर डिपॉजिट, while BJP increased its tally from 8 to 48. पिछले बार उनको 8 मिली थी, इस बार 48. There was only a 2% difference in the vote share of AAP and BJP. इसी के चलते जैसे ही रिजल्ट्स आए उसके कुछ घंटों बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्पीच दी थी और उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि ही प्रोमिसेस टू मेक दिल्ली अ मॉडर्न सिटी। Coming on to the next important news. नेक्स्ट या पेज नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो हमने काफी बार डिस्कस किया है और आई थिंक हम अब पूरी स्टोरी और हिस्ट्री जानते हैं। मणिपुर में जो वायलेंस दो एथनिक कम्युनिटीज के बीच में हो रहा है, वहां उसके चलते बेसिकली काफी बार स्टेटमेंट्स रिलीज हो चुका है, काफी बार लोग क्रिटिसाइज कर चुके हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर बीरेन सिंह उनको, और काफी बार सेंटर से वो क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि सेंटर इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन टू हेल्प मणिपुर। फाइनली मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ही हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द पोस्ट after he met with Union Home Minister Amit Shah in Delhi on Sunday. मिस्टर सिंह उनको नेशनल कैपिटल में हमारे होम मिनिस्टर ने ही बुलाया था और वहां जाकर उन्होंने गवर्नर, वैसे चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन टेंडर करते हैं गवर्नर को, स्टैटिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ही टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। मणिपुर के जो गवर्नर है मिस्टर अजय कुमार भल्ला, सून आफ्टर रीचिंग इम्फाल गवर्नर ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है और उनको बोला है कि आपको ऑफिस में तब तक कंटिन्यू करना रहेगा जब तक कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स आर नॉट मेड, बिकॉज द स्टेट कैन नॉट स्टे विदाउट अ चीफ मिनिस्टर। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये कहना है कि जो प्रेसिडेंट्स रूल है, बहुत ही हाई चांसेस है कि प्रेसिडेंट्स रूल अप्लाई किया जाएगा, लागू किया जाएगा मणिपुर में, एंड इट्स वन ऑफ द लाइकलीस्ट ऑप्शंस इन द स्टेट। वहां जो इतने बड़े लेवल पे वायलेंस अभी भी चल रहा है उससे डील करने के लिए in the state only if no other party or BJP members takes claim to form government। अगर इससे पहले कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती तो वेरी हाई चांस कि प्रेसिडेंट्स रूल वहां पे लागू कर दिया जाएगा। बीजेपी स्टेट के जो लीडरशिप है
बोला गया है कि वो नेक्स्ट वीक दे आर गोइंग टू मीट हडल एंड कोर्स ऑफ एक्शन वो डिसाइड करने वाले हैं। असेंबली सेशन भी मंडे से कन्वीन होने वाला है और जो कन्वीन होने वाला था रादर उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द गवर्नर बिकॉज नाउ देयर इज नो पॉइंट। इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मैटर यहाँ पे चल रहा है, तो एक टॉप गवर्नमेंट सोर्स का ये कहना है कि संडे को मिस्टर सिंह के रेजिग्नेशन से पहले जो होम सेक्रेटरी हैं उनका नाम है मिस्टर गोविंद मोहन, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग अरेंज की थी जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो मणिपुर का चल रहा है उसका पूरा रिव्यू किया गया। They were extremely disappointed with what the state government was doing and how the state government was dealing with it, और उसी के चलते उनसे चीफ मिनिस्टर से बेसिकली रेजिग्नेशन डिमांड किया गया था। Coming on to the next important news. अच्छा, ये अपडेट है, हमने लाड़की बहन स्कीम जो महाराष्ट्र में है जिसके चलते 1500 रुपए सबके खातों में जो बीपीएल बेसिकली आते हैं जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों के खातों में डाले जा रहे हैं, वो उसका काफी मिसयूज हो रहा था। तो मिनिस्टर का कहना था कि दे आर गोइंग टू रिक्लेम दिस फंड्स। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा क्लैरिफाई किया है कि ये जो फंड्स बांटे जा चुके हैं लगभग कुछ 2.46 करोड़ रुपीस टू विमेन अंडर द मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, बिफोर स्क्रूटिनी, एक एक खाता अकाउंट चेक करने के पहले तो कुछ 5 लाख इन एलिजिबल लोगों के पास ये फंड्स बांटे गए थे। पहले उन्होंने स्टेटमेंट में बोला था कि हम ये वापस रिक्लेम करेंगे फंड्स, बट उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू रिक्लेम दीज फंड्स, बट आगे से जितने भी नए अकाउंट्स आएंगे इस योजना के अंडर अपने आप को रजिस्टर करेंगे उनकी इन डेप्थ स्क्रूटिनी करेंगे, हम जांच पड़ताल करेंगे, और दूसरा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं उनकी भी जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट जो बोला था दैट वाज रिलेटेड टू स्क्रूटिनी, नॉट रिलेटेड टू रिक्लेमिंग ऑफ द फंड्स, बिकॉज ऑनेस्टली लॉजिस्टिकली भी इट्स इम्पॉसिबल। Yeah. So that's probably going to be all for today. Next we are going to meet on the upcoming Friday जब हम discuss करेंगे Tuesday, Wednesday और Thursday को क्या क्या होगा. So with that, thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again very very soon. This is Vishishta signing off.